हेलो नमस्कार, मैं सोनू सिंह आपका इसरो एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं। तो बच्चों, आपकी आज की क्लास जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन की तीसरी क्लास शुरू हो चुकी है और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने इसके पहले की दोनों क्लासेज कंप्लीट कर ली होगी। लेकिन जिन लोगों ने कंप्लीट नहीं की है, सभी लोग अच्छे से उसको कंप्लीट करिए, करना बहुत जरूरी है, वरना फिर आप छोटे छोटे गलतियां करते हुए फिर आप एग्जाम में गड़बड़ कर जाएंगे। तो सभी लोग अपनी दोनों पहले की क्लासेज भी जरूर कंप्लीट करेंगे और आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन की तीसरी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि बच्चों आप सभी लोग को अच्छे से पता है कि हम लोग यहाँ पे जो क्लास कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग एनटीपीसी ग्रुप डी को सारे रेलवे के एग्जाम जो होने वाले अभी हम लोग उनको ध्यान में रखे क्लास को कर रहे हैं। और यहाँ पे जो हम लोग का टॉपिक है या जो भी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं वो सारे के सारे लेटेस्ट क्वेश्चन जो कि 2024 में एग्जाम हुए हैं, चाहे वो एलपी का हो, टेक्नीशियन हो या जो भी एग्जाम्स आपके रेलवे के हुए, उन सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर डिस्कस करें, वो भी टॉपिक वाइज डिस्कस करें। ठीक है, और साथ में सीक्वेंस वाइज, लेवल वाइज में लेके चल रहा हूं मैं, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। एकदम बिल्कुल एकदम आराम से बताता हूं। और मैं आप सब लोग कमेंट पढ़ रहा हूं, काफी आप लोग अच्छे से कमेंट भी कर रहे हो, लेकिन जो लोग नहीं कर रहे वो लोग भी कमेंट करिए और साथ में दोस्तों को जोड़िए ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक मिल पाए। ठीक है, तो हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं भाई कि आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है, सीखते हैं भाई पहला क्वेश्चन। और उम्मीद है आप सब लोग कॉपी पेन के साथ रेडी हो गए होंगे। रेडी नहीं हुए हो तो भैया फटाफट रेडी हो, क्योंकि ये वीडियो जो चल रहा है ये पिक्चर नहीं चल रहा है, ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है और सीखने के लिए आप यहाँ पर आए हुए हैं। तो सब लोग जो है फटाफट भैया एकदम प्रेजेंट हो जाइए, सब लोग अच्छे से और एकदम अच्छे से बैठ जाइए। ठीक है, सो के नहीं देखना, आपको अच्छे से बैठ के सॉल्व करना है क्वेश्चन मेरे साथ। ठीक है, सबको टाइमिंग अच्छे से पता होगी, रात को डेली 9 बजे आपको क्लास मिलती है, डेली क्लास मिलती है, लेकिन एक दिन मैथ और एक दिन साइंस के। जो बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं बच्चे जान लीजिए, एक दिन मैथ की क्लास, जैसे आज मैथ की क्लास होगी तो कल आपकी साइंस की क्लास होगी, फिर मैथ फिर साइंस, ऐसा आपका डेली क्लास मंडे टू सैटरडे आपका क्लास चल रहा है। जिन लोगों ने क्लासेज नहीं किए क्लासेज कंप्लीट करिए, क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए भैया रेलवे के लिए मैथ और साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके सामने पहला क्वेश्चन आज का आ चुका है। पहला क्वेश्चन भैया सब लोग देखिए, अच्छे से पढ़िए, फिर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एक बार आप सभी लोग क्वेश्चन को पढ़ लीजिए क्या कह रहा है, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, सीखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। भाई देखो, याद करो, आपको मैंने ऐसा क्वेश्चन पहले क्लासेज में एक बार ऐसा क्वेश्चन आया था, मैंने आपको कराया हुआ था। और देख लो ये क्वेश्चन कब का, आरआरबी टेक्नीशियन 2024 के पेपर में ही पूछा गया, मतलब पिछले साल ही जो आपका लास्ट पेपर हुआ है आरआरबी टेक्नीशियन का, उसी के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया। सीखते हैं भाई क्वेश्चन क्या करें। अच्छा, आपको याद होगा जिन लोगों ने पहले क्लासेज की होगी उनको मैंने यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में दो तरीके बताए थे, एक समझाया था पूरा कॉन्सेप्ट और एक मैंने आपको ट्रिक बताया था। शायद किसी को याद हो जिन लोगों ने क्लासेज की होंगी। नहीं क्लासेज कर रहे हैं भैया, क्लास जरूर करिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, सीखते हैं क्वेश्चन क्या करें। कह रहा है कि दो क्लास ए और बी है जिनमें छात्रों की निश्चित संख्या, ठीक है, कह रहा है दोनों में कुछ निश्चित नंबर में, कुछ सर्टेन नंबर में स्टूडेंट्स हैं। कह रहा है कि यदि पांच स्टूडेंट क्या हो गए, ए से किसमें शिफ्ट हो गए, बी में शिफ्ट हो जाते हैं, तो बी में छात्रों की संख्या ए की डबल हो जाती है। यदि एक छात्र बी से ए में शिफ्ट हो जाता है तो छात्रों की जो संख्या समान हो जाती है, तो बी में कितने छात्र। ये हमसे बच्चों क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, समझते हैं भाई। देखो, सबसे पहली बात, दो क्लास है ए और बी, हमें इनकी संख्या नहीं पता है, कितने कितने स्टूडेंट्स हैं, हम दोनों को मान लेंगे। हम मान लेंगे कि पहली क्लास में ए स्टूडेंट्स है, दूसरी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, बी स्टूडेंट्स है। अब कह रहा है कि पांच छात्र क्या हो गए, ए से बी में चले गए। अब एक बात समझो भाई, यदि मैंने ए और बी मान के चला हूं मैं और पांच छात्र ए से बी में चले गए, मतलब ए में से 5 माइनस हो गए, समझ में आ रहा होगा बात, और बी में प्लस क्या हो गए, 5 हो गए, बी में प्लस 5 हो गए, यही ना मतलब हुआ, समझ में आ रहा होगा। ए से 5 निकल गए और बी में 5 चले गए, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो बी में जो छात्रों की संख्या ए से डबल हो जाती है। तो कह रहा क्वेश्चन ऐसा होने के बाद, देखो कह रहा है कि ऐसा कर दोगे आप तो जो बी में जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो ए के डबल आ रहे हैं। बच्चों आप इसका मतलब रेशियो बना लीजिए, ए माइनस 5 ये ए का स्टूडेंट्स बचे और बी प्लस 5 ये बी के स्टूडेंट्स हो गए। ऐसा करने के बाद कह रहा है कि जो बी में जो छात्र बन रहे हैं वो ए का क्या हो रहा है, डबल। मतलब यदि ए में एक स्टूडेंट होगा तो बी में कितना होगा, 2 रेशियो होगा, सिंपल सी बात है। हम यहां पे क्रॉस इनटू करेंगे तो आप कहेंगे 2a माइनस 10 इक्वल्स टू बी प्लस 5 होगा। ठीक है, आप यहां पे बी को इधर करेंगे तो 2a माइनस बी इक्वल्स टू बच्चों कितना हो जाएगा, ये जाके ऐड होगा 15 हो जाएगा। ये हमारा पहला इक्वेशन हो जाएगा। उम्मीद है आप सबको ये पहला इक्वेशन समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल दम आराम से मैं लेके चल रहा हूं ताकि पूरी जितने भी बच्चे देखे बाद में चाहे जब भी देखे उन सबको समझ में आ जाए। ठीक है, अगली बात को पढ़ते, अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कह रहा है
यदि एक छात्र बी से ए में चला गया होता, यदि एक छात्र, जैसे एक कंडीशन ये दिया है, अब अगला कंडीशन क्या कह रहा है कि यदि एक छात्र बी से ए में गया होता, अच्छा बी से ए में गया होता मतलब बी -1 हो गया होता, ठीक है, और ए में गया होता मतलब a+1 हो गया होता। ये बात आप सबको समझ में आ रही होगी, ठीक। ऐसा हुआ होता तो दोनों क्लास के जो छात्रों की संख्या है समान हो गई होती, मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि ये दोनों क्या हो गया होता, इक्वल हो गया होता। यही ना कहने का मतलब है भाई। अब आप इसे सॉल्व करो, b को इधर लेकर आओगे तो ये वैल्यू a - b बनेगी, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। और ये 1 उधर जाएगा तो पहले से -1 है, एक और -1 होगा तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये हम लोग का क्या बन गया, दूसरा इक्वेशन। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद क्या पूछा गया भाई, तो दोनों कक्षाओं में छात्रों की संख्या समान है तो बी में कितने छात्र हैं, हमसे बी के बारे में पूछा गया। भाई सिंपल सा बात है, देखो यहां पर 2 इक्वेशन बन गया। क्या बन गया, 2 इक्वेशन बन गया। आप पहले में से दूसरा माइनस करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये वैल्यू भी प्लस हो जाएगा। अब यहां देखो b से b कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब केवल a आएगा। a बराबर 15 + 2 मतलब कितना, 17 आ गया। मतलब a में स्टूडेंट्स की संख्या कितनी है, 17, लेकिन हमसे पूछा किसके बारे में गया, b के बारे में। यदि a में 17 है तो b में कितने होंगे, आप पहले वाले में या दूसरे वाले में किसी भी इक्वेशन में a की वैल्यू पुट कर सकते हैं। ज्यादा अच्छा क्या रहेगा अपने लिए, सेकेंड वाले में पुट करना। हम सेकेंड वाले में पुट करेंगे, a की जगह पे 17 -20 = -2 दिया है। ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा, उधर जाएगा b के बराबर कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। यही हमसे पूछा गया था कि b में जो छात्र होंगे बच्चों कितने होंगे, 19 छात्र होंगे। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। एकदम मैंने आपको बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बताया है ताकि आप सबको समझ में आ जाए क्वेश्चन। यदि फिर भी किसी को कोई भी डाउट होगा तो वीडियो को आप दोबारा से एक बार जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पर कोई भी दिक्कत होता है इस क्वेश्चन में तो थोड़ा सा वीडियो को बैक करके आप फिर से देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यदि फिर भी कोई डाउट होता है कभी भी तो आप कमेंट कर देंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ के बारे में सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले स्लाइड पे, देखेंगे हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है भाई। और ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। और देखो ये भी हमारा क्वेश्चन कब का है, आरआरबी टेक्नीशियन का क्वेश्चन है, ठीक है। पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। कह रहा है कॉलेज प्रवेश परीक्षा में कक्षा के सभी 30 लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक कक्षा के सभी 20 लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंकों से 5 कम है। पूरी कक्षा का औसत अंक 25 है तो लड़कों का औसत अंक लड़कियों के औसत अंक से अनुपात ज्ञात करें। ठीक है बच्चों, देखो इसको करने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे पहला बात यहां पे समझते हैं कि भाई इसको कैसे किया जाता है कि हमारा क्वेश्चन जल्दी और आसानी से बने। एक बार फिर पढ़ते हैं। कह रहा है कॉलेज है, कक्षा के सभी 30 लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक कक्षा के सभी, देखो किसी भी क्लास की बात करेगा तो लड़का और लड़की की बात करेगा, ठीक है, गर्ल्स बॉयज की बात करेगा। तो ये जो आपका एवरेज जो है सभी 30 लड़कों का, मतलब टोटल क्लास में 30 लड़के हैं, औसत अंक जो भी वैल्यू आएगा वो कक्षा के 20 लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक से 5 कम है। देखिए सबसे पहली बात देखो यहां पर बॉयज और गर्ल्स की बात कह रहा है, लिख दो पहले बॉयज गर्ल्स, ठीक। अच्छे बॉयज की वैल्यू जो नंबर्स की बात कर रहा है बच्चों, बॉयज कितने हैं तो देखो यहां पे लिखा हुआ है 30 लड़के हैं। और गर्ल्स की बात कितनी है भाई, तो लड़कियों के औसत अंक लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक कक्षा के सभी 20 लड़कियों द्वारा, मतलब लड़कियों की संख्या कितनी है, 20 है। तो गर्ल्स की वैल्यू कितनी हो गई, 20 हो गई। ये आप सबको समझ में आ रहा होगा, गर्ल्स की वैल्यू कितनी होगी, 20 हो गई, ठीक। बॉयज की वैल्यू 30 है, गर्ल्स की वैल्यू 20 हो गई। कह रहा है कि जो औसत अंक है किसका, गर्ल्स का, कह रहा है कक्षा के सभी लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक लड़कियों के औसत अंक से 5 कम है। मतलब एवरेज वैल्यू की बात कर रहा है कि लड़कियों का यदि एवरेज मान लीजिए हम x मानेंगे तो लड़कों का वैल्यू कह रहा है x माइनस कितना है, 5 है। समझ में आ रहा होगा बात, एक बार फिर समझिए क्या बोला गया यहाँ पे, देखिएगा। कह रहा है लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक कक्षा के सभी 20 लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक से 5 कम है। मतलब लड़कों का जो एवरेज है लड़कियों से 5 कम, ये आपका क्वेश्चन का डाटा दिया गया। तो हमने लड़कियों की वैल्यू यदि x मानी है तो लड़कों का एवरेज कितना होगा, x - 5 होगा। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
यदि पूरी कक्षा का औसत अंक 25 है, पूरी कक्षा का औसत अंक 25 है का मतलब पूरा लड़का लड़की का सबका मिलाकर एवरेज 25 दिया गया। देखो बच्चों, पहले हम लोग यहां पर अपने अकॉर्डिंग एवरेज निकालते हैं। तो लड़कों का एवरेज हमारा x-5 है और लड़के कितने हैं, 30 है। आप एक काम करिए, इसका आप रेशियो बना सकते हैं यहां पर इजी करने के लिए। मतलब मान लीजिए लड़कों की संख्या कितनी है, 3 है, और लड़कियों की संख्या कितनी है, 2 है। आप 3 का इंटू करेंगे तो टोटल बॉयज का जो मार्क्स मिला 3 इंटू x-5 और प्लस गर्ल्स का कितना हो गया 2 इंटू एक्स। ये टोटल हमारा उस पूरी क्लास का मार्क्स हो गया, लड़का प्लस लड़की का मिलाकर। ठीक है, और हमें पूरी क्लास का एवरेज चाहिए तो डिवाइड करेंगे 3 प्लस 2, कितने स्टूडेंट्स है, 5 स्टूडेंट्स है, 5 से डिवाइड करेंगे। और वो क्वेश्चन में दिया है टोटल क्लास का एवरेज कितना दिया है, तो भाई 25 दिया गया है, इक्वल्स टू 25 कर देंगे। एक बार फिर से देखिए, मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं लड़के लड़कियों की संख्या दी गई है, उनका एवरेज अलग अलग दिया गया है, हमें पूरी क्लास का एवरेज आगे दिया गया, उसी से रिलेट करना है। तो हमने क्या किया, नंबर्स का हमने रेशियो बना दिया, जो भी उनका नंबर्स था उनका रेशियो बना दिया। आप रेशियो बनाओ चाहे ना बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, रेशियो बनाओगे तो क्वेश्चन का थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, इसलिए मैंने आपका रेशियो बनाया। ठीक है, अब 3 लड़के हैं तो 3 का इंटू करेंगे, टोटल लड़कों का मार्क्स, टोटल लड़कियों का मार्क्स, टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए 5, डिवाइड किया, एवरेज टोटल मार्क्स से रिलेट कर दिया, बस सॉल्व करना है इसे। 3x - 15 प्लस 2x इक्वल्स टू 125 हो गया। ये देखेंगे 5x आ जाएगा और ये जाके 15 ऐड हो जाएगा, 140 आ जाएगा। ठीक है, 5 से डिवाइड करें कितना आएगा 28 आएगा। x की वैल्यू कितनी आएगी 28, और हमने x क्या माना था, गर्ल्स का एवरेज माना था, तो गर्ल्स का एवरेज कितना आ गया 28 आ गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो लड़कों के औसत अंकों का लड़कियों के औसत अंकों से अनुपात क्या है। देखो, लड़कियों का औसत अंक 28 आ गया और लड़कों का क्या था 5 कम था, तो लड़कों का कितना हो जाएगा 23 आ जाएगा। मतलब इसका जो आंसर आएगा 23:28 हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर क्या होगा, 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, 20 का राइट आंसर होगा। एकदम पूरा मैंने आपको आराम से बताया है। ठीक है, एक बार आप सभी लोग इस क्वेश्चन को भी, जो लोग कभी दिक्कत हो रहा होगा, वीडियो को थोड़ा सा बैक करके जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि थोड़े से बड़े क्वेश्चन है तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन फिर भी मैंने आपको प्रॉपर ऐसा बताया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, बढ़ते हम लोग अपने अगले स्लाइड पर देखते हैं हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है आज का। ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हमारा किसका है, एज का क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, एज का क्वेश्चन है, पढ़ते हैं भाई क्या कह रहा है। द एज ऑफ फादर करा, पिता की आयु उसके 3 बच्चों की आयु के योग से दोगुनी है। ध्यान देखिएगा, पिता की जो आयु है 3 बच्चों की आयु के एज से क्या है, दोगुनी है। देखो, सबसे पहले बात, फादर का एज कह रहा है और 3 बच्चे मान लीजिए ए बी सी मान लेते, तीनों का एज मैंने ए बी सी मान लिया। ठीक, तीनों के एज का क्या है, 2 गुना है। मतलब फादर का एज यदि 2 होगा बच्चों, तो यहां पर इन तीनों का एज कितना होगा, 1 होगा। यही ना मतलब हुआ, यदि फादर का 2 होगा तो तीनों का एज का सम कितना आएगा, 1 आएगा। कह रहा 15 वर्ष बाद उसकी आयु बच्चे की आयु के योग के बराबर होगी। मतलब आज से 15 वर्ष बाद जो फादर का जो एज होगा उन बच्चों के एज के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले एक बात समझो, यदि ये x के फॉर्म में है तो 15 साल बाद फादर की जो एज होगी बच्चों कितनी होगी, 2x + 15 होगी। ये बात समझ में आ रहा होगा, कितना होगा, 2x + 15 होगा। और इन बच्चों का एज का सम कितना होगा, तो भैया बच्चों का एज यदि अभी x है तो 15 साल बाद कितना होगा, x प्लस कितना होगा, 45 होगा। अब आपके शायद मन में यहां पर डाउट हो सकता है कि 45 कहां से आ गया भाई। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में ऐसा क्वेश्चन एक आया था, मैंने आपको समझाया था कि भाई 45 यहां पर होने के रीजन क्या है कि 3 लोगों की बात करें, तो 3 लोगों का एज 15 साल बाद की बात करेगा तो तीनों का 15-15 वर्ष बढ़ेगा। इसका मतलब टोटल कितना बढ़ जाएगा, 45। और क्वेश्चन में कह रहा है कि ये दोनों समान थे तो दोनों समान कर दिया। ये इक्वेशन उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। सॉल्व करेंगे x को एक तरफ तो x आ जाएगा और ये 15 जाके कितना हो जाएगा, 30 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 30। x मतलब किसका, इन तीनों का एज का सम आ गया, फादर का पूछेगा 60 आएगा। आगे बढ़ते, क्या कह रहा है, कह रहा 15 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी होगी। सबसे पहले एक बात बताओ, x की वैल्यू 30 आ गई,
इसका मतलब फादर की एज अभी कितनी है, 60 वर्ष है। यदि फादर की एज अभी 60 वर्ष है तो बच्चों 15 वर्ष बाद कितनी होगी, तो 15 वर्ष 60 प्लस 15 का मतलब कितना, 75। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन था, बस आपको यहां पर एक पॉइंट का ध्यान देना था इस 45 वाले पर। याद देखिएगा, जब भी आपको रेलवे में ऐसा क्वेश्चन देखने को बार बार मिलता है एज वाले में, कि यदि ऐसा क्वेश्चन मिले रेलवे में, खासकर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है बार बार, ठीक है, तो आप इस वाले पे थोड़ा सा बस ध्यान देना, बाकी इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो भैया बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे, और ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन भी हम लोग का एज का ही क्वेश्चन है, रेशियो का ही पार्ट होता है एज। इसको समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा है कि नम्या की 6 साल पहले शादी हुई थी। ओके, मतलब नम्या की बात कर रहे हैं यहां पर कि 6 साल पहले जब शादी हुई थी, अब उसकी उम्र उसकी वर्तमान उम्र का 1/1/5 गुना है। देखो यहां पर ना इंग्लिश में लिखा हुआ है, नाउ हर एज 1/1/5 टाइम्स हर एज एट द टाइम ऑफ मैरिज। बच्चों यहां पे थोड़ा सा हिंदी वाला पर थोड़ा ध्यान देना। कह रहा अब उसकी उम्र, अब मतलब प्रेजेंट की उम्र, उसकी वर्तमान उम्र का। देखो दोनों प्रेजेंट नहीं हो सकता, इसलिए मैंने इंग्लिश पढ़ा मैंने यहां पे। ये वर्तमान नहीं, शादी के समय के एज की बात कर रही है, शादी के समय की, यहां पे लिख लीजिएगा इसको हटा के, शादी के समय की उम्र का 1/1/5 गुना है। ठीक है बच्चों, कह रहा अब उसकी जो एज होगी, किसकी, नम्या की बात कर रहा है, शादी के समय एज का कितना होगा, 1/1/5 होगा। बच्चों ध्यान समझना, सबसे पहली बात 1/1/5 का मतलब कितना होता है, 6/5 होता है। मतलब यहां पे नम्या की बात कर रहा है और दो समय की बात कर रहा है, एक प्रेजेंट की बात और एक शादी के समय की बात, मैरिज के टाइम का, दो समय का एज लिया गया यहां पर। ठीक है, कह रहा है कि आज की जो एज होगी, शादी के समय का एज का कितना है, 6/5 टाइम्स। मतलब शादी के समय एज यदि उसकी 5 रही होगी तो आज की एज कितनी होगी, 6 होगी। ये 6/5 का मतलब रेशियो दिया है 6 और 5 का। ठीक है, आज की एज उसकी 6 होगी तो शादी के समय एज कितनी थी, 5 थी। अब आप देखोगे ना तो रेशियो में जो शादी के समय और आज की एज में डिफरेंस है वो कितने का, 1 रेशियो का। और क्वेश्चन में कह रहा है कि शादी कब हुई थी, 6 साल पहले, मतलब रियल डिफरेंस कितने का, 6 वर्ष का। तो हम यहां से बोल सकते हैं 1 रेशियो की वैल्यू कितनी, 6 वर्ष। अब क्या कर आगे पढ़ते हैं। कह रहा उसके बेटे की उम्र उसकी वर्तमान उम्र का 5वां हिस्सा है। तो भाई सबसे पहले एक बात बताओ, ठीक, देखो सबसे पहले बात बताओ, 1 की वैल्यू यदि 6 आ रही है तो इसकी नम्या की वर्तमान एज कितनी होगी, 36 वर्ष होगी। समझ में आ रहा भाई, कितना होगा, 36 वर्ष हो जाएगा प्रेजेंट एज। अब कह रहा है उसकी जो बेटे की उम्र है उसकी वर्तमान उम्र का 5वां हिस्सा है। 5वां हिस्सा मतलब इसका 1/5, 1/5 करेंगे तो कितना आएगा, 7.2 आएगा। कितना होगा भाई, 7.2 ईयर आएगा। ये इसका आंसर होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है। मतलब ये जो इंग्लिश हिंदी में जो गड़बड़ हुआ है उसके वजह से इसका आंसर गड़बड़ हो रहा है। एक बार हम लोग फिर से चेक कर लेते हैं, वैसे पढ़ लेते हैं, फिर मैं इसका आपको आंसर बताया तो मैं। नम्या गॉट मैरिड 6 ईयर अगो, नाउ हर एज इज 1/5 टाइम्स एट द एज ऑफ टाइम ऑफ मैरिज। ठीक है भाई, बच्चों यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैंने जो है वैल्यू जो लिखी हुई है इंग्लिश हिंदी में, यहाँ पर भी गड़बड़ हो रही है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 1/1/4 और यहाँ पे कितनी है, 1/1/5। इसीलिए हम लोग का आंसर जो है गलत सलत आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा बच्चों इस क्वेश्चन में आप लोग करेक्शन कर लेना। यहाँ पे टाइपिंग एरर है इंग्लिश और हिंदी में, इसलिए ऐसा दिक्कत आ रहा है। आपने यहाँ पर इसको सॉल्व करके 1/1/4 कर लेना, हम लोग इंग्लिश को फॉलो करेंगे। एक बार फिर से बताता हूँ मैं, देखिएगा नम्या की बात कर रहा है, प्रेजेंट एज की बात कर रहा है और मैरिज के टाइम की बात कर रहा है। कह रहा है क्वेश्चन में कि इसका मतलब कितना होता है, 5/4 होता है। मतलब मैरिज के टाइम पर 4 होगा तो प्रेजेंट में कितने का होगा, 5 का। बाकी सारा कुछ सेम रहेगा, क्वेश्चन का डिजिट थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। डिफरेंस रेशियो में कितने का बनेगा, 1 का, लेकिन हमको पता है रियल डिफरेंस कितने का, 6 वर्ष का। 1 की वैल्यू 6, तो नम्या की प्रेजेंटेज बच्चों कितनी आएगी, 30 आएगी। कितनी आएगी भाई, 30। और बेटे का जो एज है, वर्तमान एज का कितना है, 5वां हिस्सा है। ठीक है, तो बेटे का एज इसका 5वां हिस्सा का मतलब 1/5 कर देंगे। तो बच्चों बेटे की एज कितनी आ जाएगी, 6 वर्ष आ जाएगी। यही इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, सी इसका राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन आसान है, थोड़ा सा क्या था टाइपिंग में इंग्लिश हिंदी में इधर उधर हो गया है, इसलिए इसकी वैल्यू नहीं आ रही थी। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बहुत बेसिक सा है। ठीक, बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले स्लाइड पर, और ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में हम लोग का एज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि एक पिता की उम्र उसके बेटे की उम्र से 7 गुना है। कह रहा है कि जो फादर का एज है बेटे की एज का 7 गुना है। 7 गुना का मतलब कितना होता है, 7 रेशियो। बच्चों ध्यान देना, जब भी इस तरह का स्टेटमेंट देखें आप कहीं पर भी 7 गुना, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, सॉरी 2/5 गुना, ऐसा कुछ भी देखें आप, इसका मतलब रेशियो होता है। यदि आप ये बात समझेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन आसान होगा, समझ में आपको जल्दी आएगा। ठीक है, कह रहा है कि जो फादर की एज है उसके बेटे की एज का 7 गुना है। तो फादर का एज हमने 7 रखा, तो बेटे का एज कितना रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा। ठीक है, अब से 3 वर्ष बाद पिता की उम्र उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी होगी। 5 गुनी का मतलब फादर का 5 होगा तो बेटे का कितना होगा, 1 होगा। लेकिन ये चीज देखो, ये प्रेजेंट का रेशियो है, और ये रेशियो कब का है, 3 वर्ष बाद का है भाई। कब का है, 3 वर्ष बाद का। ठीक, तो हमें इन दोनों को रिलेट करना है। तो रिलेट कैसे करोगे भाई, पहले आप जानते हो कि हमें इसमें इंटू करना पड़ता है, किसका, इसके डिफरेंस का। डिफरेंस कितने का है, 4 का। 4 का इंटू आप यहां करेंगे, यहां पर भी इंटू करना पड़ेगा आपको, इसके डिफरेंस का कितने का, 6 का। ठीक है, तब तो इसका गैप बराबर होगा, रिलेट होगा क्वेश्चन में। ये देखेंगे आप 28 आएगा, और ये वैल्यू कितना आएगा, 4 आएगा। ये इंटू करेंगे 30 आएगा, और ये वैल्यू कितना आएगा, 6 आएगा। अब आप देखो रेशियो में एज कितनी बढ़ी, 2 बढ़ रही है। ठीक है, हम बोल पाएंगे 2 रेशियो की वैल्यू रियल में कितनी है, 3 वर्ष। 2 की वैल्यू 3 वर्ष, समझ में आ रहा होगा। 1 की वैल्यू कितना होगा, 3/2 आ जाएगा। 1 की वैल्यू कितना आएगा, 3/2 आएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, कितने वर्ष बाद उनकी संयुक्त आयु 58 वर्ष होगी। कह रहा है कितने साल बाद 58 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो रिलेट किससे करना है, हमेशा वर्तमान से। जब भी रिलेट करना होगा हमेशा वर्तमान से। तो पहले बताओ उनका प्रेजेंट एज कितना आ रहा है भाई, तो दोनों का रेशियो में कितना आ रहा है, 32 आ रहा है। कितना आ रहा है, 32 आ रहा है। और यदि एक रेशियो की वैल्यू 3/2 है तो 32 की वैल्यू कितना होगा, 32 × 3/2। तो उन दोनों का प्रेजेंट में अभी कितना है, तो 16 × 3 48। उन दोनों लोग का भी प्रेजेंट इमेज कितना हो रहा है, सम 48 हो रहा है। टोटल एज कितना है, 48 दोनों का जोड़कर। लेकिन हमें चाहिए कितना, 58। इसका मतलब टोटल एज का गैप कितने का, 10 वर्ष का। और 10 वर्ष का मतलब डिफरेंस कितना करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 2 लोग की बात हो रही है। मतलब 5 साल बाद, मतलब जब दोनों का 5-5 वर्ष एज बढ़ जाएगा, तो जो उनका टोटल सम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। यही पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, सबको समझ में आ रहा होगा। बच्चों ध्यान देना, पूरी क्लास जरूर करना। यही आप लोग गलती करते हो हमेशा, कि पूरी क्लास नहीं करते। 2 क्वेश्चन देखा फिर बंद कर दिया, या किसी का कॉल आ गया, तो फिर वहां पे दिक्कत है। आप पूरा जब तक नहीं करेंगे आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आपने क्या पढ़ा और क्या सीखा। इसलिए जो भी लोग कर रहे क्लास, पूरा कंटिन्यूअस, पूरा कंप्लीट कोर्स करना, तभी इसका बेनिफिट मिलेगा आपको। ठीक है, हम लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि मनमोहन और उनकी पत्नी मनप्रीत की वर्तमान आयु का अनुपात कितना बच्चों, 7:6 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 8:7 हो जाएगा। बच्चों ध्यान देना, इनके प्रेजेंट एज किसका, मनमोहन और किसका, मनप्रीत। मनमोहन और मनप्रीत ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे रेशो कितने का है, 7:6 का है। 6 वर्ष बाद रेशो कितने का हो गया, 8 और 7 का हो गया बच्चों। तो ये देखो रेशो के फॉर्म में बढ़ रही है। एक एज और एक की वैल्यू क्वेश्चन में कितना कह रहा है, 6 साल। एक की वैल्यू 6 साल, ये पहले से रिलेट है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यदि विवाह के समय उनकी आयु का अनुपात 4:3 था। बच्चों सबसे पहले एक बात समझो, विवाह के समय देखो अभी रेशो 6 और 7 का है, सॉरी 7 और 6 का है। तो विवाह के समय रेशो कितने का रहा, 4 और 3 का। क्वेश्चन कह रहा भाई ये रेशो प्रेजेंट से भी पहले का, मैरिज के टाइम का है, ये माइनस में वैल्यू होगी। ठीक, इसका मतलब रेशो में एज कम कितनी हो रही है, 3। एक रेशो की वैल्यू 6 हो रही है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 18। यदि आपसे पूछेगा मैरिज कब हुआ, तो 18 साल पहले हुआ। तब तो पूछा गया अब से कितने वर्ष पहले शादी हुई थी, तो शादी कब हुई थी आपके सामने, 3 रेशो पहले हुआ है, और 3 का मतलब कितना आ गया, 18। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सारा गेम रेशो का है। यदि आप रेशो समझ पा रहे हो तो फिर समझो क्वेश्चन आपके लिए चीजें बहुत आसान है।
ये जितनी चीजें मैं आपको बोर्ड पे करा रहा हूं, लिख के बता रहा हूं मैं, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन बगैर पेन यूज के ओरली हो सकते हैं, बट फिर भी मैं आपको लिख लिख के बता रहा हूं। यदि आप में से कोई भी ऐसा है जो बगैर लिखे सॉल्व कर सकता है तो बगैर लिखे ट्राई करना, क्योंकि मुझे पूरी क्लास को लेके चलनी, जितने लोग देख रहे हैं सबको लेके चलना है, इसलिए मैं लिख लिख के बता रहा हूं मैं। ठीक है बच्चों, हम लोग आएंगे अपने अगले क्वेश्चन पे, और ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है भाई, क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं के बीच औसत अनुपातिक। बच्चों औसत अनुपातिक का मतलब यहां पर क्या है, मीन प्रोपोर्शन की बात कर रहा है। मैंने आपको मीन प्रोपोर्शन समझाया था। उन दो संख्याओं के गुणनफल के धनात्मक वर्गमूल के रूप में दिया जाता है। बच्चों ध्यान दो, यहां से यहां तक का स्टेटमेंट समझो पहले क्या कह रहा है, क्योंकि यही इस क्वेश्चन का मेन आपके लिए कंफ्यूज करेगा। कह रहा है कि किसी भी दो संख्या का जब मीन प्रोपोर्शन निकाला जाता है तो उन्हीं दोनों संख्या के गुणनफल का वर्गमूल निकाला जाता है। तो भाई यही तो मीन, ये एक्चुअली में स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट मीन के बारे में बता रहा है। ये कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं करना है, ये मीन प्रोपोर्शन के बारे में बता रहा है, औसत अनुपातिक के बारे में बता रहा है कि मीन होता क्या है। तो मीन होता क्या भाई, मैंने आपको पहले से बता रखा है कि किसी भी दो नंबर का इंटू करके स्क्वायर रूट करते वही मीन होता है। यही जो मैं आपको समझा रहा हूं, ये स्टेटमेंट यहां से यहां तक लिखा हुआ, समझ गए बात। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 18 और y के बीच 72 माध्य अनुपातिक है, मतलब 18 और y का माध्य अनुपात, मतलब मीन प्रोपोर्शन कितना दिया है, 72 दिया है। बच्चों ध्यान देना, 72 इक्वल्स टू रूट अंडर 18 इंटू वाई, ये क्वेश्चन में दिया गया है। y का मान पूछा गया भाई, तो पहले दोनों तरफ स्क्वायर करो, स्क्वायर करोगे तो 72 इंटू 72 हो जाएगा, इधर की तरफ 18 इंटू वाई हो जाएगा। 18 से डिवाइड करोगे 4 बार में कट गई वैल्यू, इंटू करोगे 8 आएगा और ये वैल्यू 28 आ गया। ठीक है, आंसर क्या हो गया 288। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, आंसर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद है सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक, बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले स्लाइड पर, और ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन आज का। ये क्वेश्चन बहुत बेसिक सा है, मिक्सचर का क्वेश्चन है लेकिन है बहुत बेसिक सा है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 10 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3 और 2 है। बच्चों ध्यान देना, कह रहा है मिक्सचर है 10 लीटर का और वहां पे दूध और पानी का रेशियो कितने का है, 3 और 2 का है। ठीक है, मिश्रण में पानी की मात्रा, बिल्कुल बच्चों वाली बात है भाई, 10 लीटर मिक्सचर है और इसी को ब्रेक किया गया मिल्क और वाटर में। मिल्क और वाटर में रेशियो कितने का, 3 और 2 का। तो आप सबको पता है कि ये क्वेश्चन ओरली हो सकता है, बट फिर भी मैं आपको लिख के बता रहा हूं मैं। 5 की वैल्यू 10, 1 की वैल्यू 2। हमसे क्या पूछा गया, पानी की मात्रा कितनी है तो पानी की मात्रा 2 है, 2 का मतलब कितना होगा, 4 लीटर होगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा इसका। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। ठीक, अब कह रहा है कि फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत कीमत, बच्चों ध्यान देना, औसत कीमत 15,765 है। ध्यान देना, औसत कीमत दिया गया है। यदि उनकी कीमतें 3:7 के अनुपात में है तो सबसे महंगी वस्तु कितने का है। ये मैं आपको ऐसा क्वेश्चन पहले भी करा चुका हूं मैं, और ऐसे क्वेश्चन भर भर के आपके एग्जाम में आए हुए थे। ठीक है ना, तो बच्चों ध्यान देना, यहां पर पहले का है 3, अगले का है 5, अगले का है बच्चों 7। इन तीनों का टोटल देखोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 10, 5, 15 यूनिट हो रहा है। 15 यूनिट अपॉन 3 करो, क्योंकि क्वेश्चन में एवरेज दिया गया है, एवरेज का मतलब 5 यूनिट आएगा, और 5 की वैल्यू बच्चों दी गई है 15765 दी गई। एवरेज दिया कितना, 15,765। हमारे 5 रेशियो की वैल्यू 15,765 है। आपसे सबसे महंगी वस्तु पूछा गया है कि महंगी वस्तु कितने का है। तो बताओ भैया महंगी वस्तु मतलब कौन सा, 7 के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, तो 7 के बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन। तो आप एक काम करिए, 7 रेशियो की वैल्यू कितना होगा, 15,765 इंटू 7 करेंगे, डिवाइड किससे करेंगे, 5 से। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। 5 से डिवाइड करते हैं, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से 3 बार में, 5 से 1 बार में, 2 और 6 आएगा, तो 5 से 5 बार में, 5 से 3 बार में। ठीक है, इंटू करेंगे बच्चों, तो लास्ट में देखो 3 इंटू 7 का मतलब 21 का 1 आ रहा है ना, कितना आ रहा है, 21 का 1। इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या होगा, ए इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमने ऐसे क्वेश्चन पहले भी किए हुए, जो लोग पहली क्लासेज नहीं किए, क्लासेज आप सब लोग जरूर कंप्लीट करिए। ठीक,
अब बच्चों यहां पर आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। अब ये देखो आरआरबी जेई का क्वेश्चन है और थोड़ा सा आपके दिमाग को यहां पर कंफ्यूज हो सकता है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो, यहां पर दिक्कत हो सकता है, तो एकदम आराम से समझना पहले क्वेश्चन क्या रहा है पहले, क्योंकि नहीं समझोगे तो फिर दिक्कत आ गई आपको। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ एक्स वेरी इनवर्सली एज वाई क्यूब माइनस 1 एंड इज इट इक्वल टू 7। एक बार हिंदी पर समझाता हूं क्या कह रहा है। कह रहा है क्वेश्चन एक्स जो है वाई क्यूब माइनस 1 के विपरीत बदलता है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली है। और y बराबर 2 होने पर 7 के बराबर है। बच्चों ध्यान देना क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन कहने का सेंस क्या है कि x जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, इनवर्सली का मतलब 1 बाई वाई क्यूब माइनस 1 के, ये कहने का बच्चों क्वेश्चन का मतलब है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, x जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, वाई क्यूब माइनस 1 के, ये क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट दिया है। ठीक बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब किसी रेशियो की बात करता है, मतलब इसका मतलब यह होता है कि x की जो वैल्यू होगी बच्चों, इसका मतलब होता है कि x जो बराबर होगा किसी कांस्टेंट वैल्यू के लिए वाई क्यूब माइनस 1 के बराबर होगा, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, हमने क्या किया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रेशियो ने कितना मान लिया, k मान लिया कि k कोई वैल्यू होगी जिसके लिए इक्वेशन क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कह रहा है कि y बराबर जब 2 होगा तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 7 के बराबर आ रही है। तो बच्चों x की वैल्यू 7 आ रही है, लेकिन कब, जब y बराबर 2 है, तो y बराबर 2 का क्यूब माइनस 1। अब देखो ये वैल्यू 8 माइनस 1 7 हो जाएगा, तो यहां से बच्चों k की वैल्यू कितनी आ रही है, 49 आ रही है। तो इस तरीके से जो हमने कांस्टेंट वैल्यू मानी थी k, उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 49 आ गई। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो y का मान 6 होने पर x क्या होगा। कह रहा है ये जो इक्वेशन आपने बनाई थी, हमने जब यहां पर y बराबर 2 दिया था तो x का मान 7 आ रहा है, तो हमने वहां से क्या किया, k की वैल्यू फाइंड कर ली। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि हम लोग वहां पर जो हमने y की जगह 2 और 7 रखा था, यदि हम वहां पर y का मान 6 रख दे तो भैया y का मान 6 करोगे तो सिंपल सी बात है x की वैल्यू निकलेगी। अच्छा, k की वैल्यू जो होगी हमेशा 49 होगी, 49 वैल्यू दिया गया, और y बराबर 6 रखेंगे यदि हम लोग तो 6 का क्यूब माइनस 1, यही मतलब हुआ भाई। तो ये 49 अपॉन 216 माइनस 1 अपॉन कितना आ जाएगा, 215 आ जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 49 अपॉन 215, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखो ये आरआरबी जेई के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कितना आएगा भाई, 49 अपॉन 215 आएगा। उम्मीद है आप सबको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले स्लाइड पर, और ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया गया भाई, क्वेश्चन दिया गया है कि ए, बी और सी क्रमशः 76, 36 और 52 के अनुपात में राशि निवेश करते हैं। यदि उन्होंने वर्ष के अंत में टोटल जो प्रॉफिट कमाया 3850 का लाभ अर्जित किया है, तो बी और सी के हिस्से के बीच का अंतर बताना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। इस क्वेश्चन में पैसा यदि इस रेशियो में लगाएंगे, टाइमिंग की बात नहीं की गई है, इस मतलब टाइमिंग 1 वर्ष है, सबके लिए बराबर है, तो जो प्रॉफिट बटेगा वो इसी रेशियो में बटेगा। तो प्रॉफिट बांटेंगे हम लोग, तो कैसे बांटेंगे, 76 रेशियो 37 रेशियो 52। टोटल जोड़ लीजिए कितना आ रहा है भाई, 13 2 15 5 कैरी 1 आ गया, 8 3 11 5 16, 165 रेशियो। 165 किलो कितनी दी गई, 3850 दिया गया है। क्वेश्चन में किसका पूछा गया है, बी और सी का हिस्से का अंतर। तो भाई बी और सी का हिस्से का मतलब ये वैल्यू, और इनका डिफरेंस कितने का है, 15 का। 15 की वैल्यू हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक, तो 3850 अपॉन 165 इंटू कर देंगे 15, 15 से डिवाइड करेंगे, 11 बार में कट गया, 11 डिवाइड करोगे 3 और 5, 350 आ गया। इसका मतलब डिफरेंस कितने का हो गया, 350 का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, समझते हैं पहले क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखो बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है एक कार किराए पर लेने वाली कंपनी छोटी कारों का
$50 देखो ये डॉलर का सिंबल होता है, $50 प्रतिदिन और बड़ी कारों के लिए $80 प्रतिदिन किराया लेती है। यदि एक दिन में कुल 13 कारें इतना रुपए किराए पर ली गई तो कितनी बड़ी कारें किराए पर, देखो टोटल कार बच्चों कितनी है, 13 है, ठीक है, इनको किराए पर दिया गया है तो टोटल रेवेन्यू कितना आया, $920 का। तो कह रहा है कि बड़ी कारें कितनी ली गई थी। देखो बच्चों करने के कई तरीके हैं, लेकिन हम लोग यहां पर कैसे किया जाए कि आसान हो जाए। हाँ 50 कार ये हो गया और ये वैल्यू हो गया 80। एक दिन में कुल 13 कारें ली गई हैं, ठीक है बच्चों ध्यान समझना। टोटल कारें कितनी है, 13 है। 13 में से कुछ छोटी कुछ बड़ी होंगी। हम लोग मान लीजिए छोटी कारें कितनी है, x है, तो बड़ी कारें कितनी होगी, 13 - x होगी। बच्चों ध्यान देना, मैं आपको x जानबूझ के समझा रहा हूं मैं, ताकि आप सबको समझ में आए। बगैर x के भी क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। कैसे, 50 × 13 करोगे 650 आ जाएगा। 650 जो आएगा डिफरेंस करोगे वो डिवाइड कर दोगे 30 से, वो बड़ी कारों की संख्या आएगी। मैं उसको भी बताता हूँ, पहले आपको मैं ये समझा दूँ। मैंने छोटी कारों की संख्या कितनी मान ली, x मान ली, तो बड़ी कारों की संख्या कितनी होगी, 13 - x होगी, ठीक है। छोटी कारों पे जो एक दिन का खर्च कितना है, $50, तो 50 × हम लोग कितना करेंगे, x करेंगे, ठीक। और इस पे खर्च कितना है भाई, $80, तो 80 × 13 - x करेंगे। इस तरीके से पूरा खर्च बच्चों कितना दिया है, वो दिया है 920। इसे सॉल्व करेंगे, छोटी बड़ी कारें यहाँ से आ जाएंगे, ठीक। सबसे पहली बात आप 0 कॉमन लीजिए, तो 0 कॉमन लेंगे तो ये 0 से ये 0 और ये 0 कट जाएगी वैल्यू, ठीक। देखेंगे ये 5x है, ये 13 × 8 104, ठीक। ये -8x बराबर कितना बच गया, 92 बच गया, ठीक है। x को उधर कर दीजिए तो 3x बच जाएगा और ये वैल्यू इधर आएगा तो कितना आएगा, 12 आएगा भाई। तो x की वैल्यू 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 4 आ गई। तो छोटी कारों की संख्या देखो, हमने छोटी कारों की संख्या कितनी आ गई, 4, तो बड़ी कारों की संख्या कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, तो कितनी बड़ी कारें थी, तो आंसर कितना होगा, 9 इसका राइट आंसर होगा। तो ये तो सबको समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक तरीका और बताता हूं मैं, फिर हम लोग इसको सीखेंगे कि और जल्दी कैसे कर पाए। पहले आप लोग इसको समझ लीजिएगा अच्छे से। मैंने आपको पूरा इक्वेशन बनाकर x के फॉर्म में समझाया ताकि पहले आपको समझ में आए, ठीक है बच्चों। हम लोग अगला तरीका समझते हैं। देखो कह रहा है कि ₹50 प्रति कार छोटी कार का खर्चा है और बड़ी कार का खर्चा कितना, ₹80। टोटल 13 कारें गई हैं। हम ऐसा करते हैं कि मान लो 13 की 13 कारें छोटी कारें रहती है, 13 की 13 जितनी भी 13 कारें हैं वो सब छोटी कारें रहती, तो पूरा खर्च कितना होता है, 13 × 50। इसका मतलब पूरा केवल कितना मिलता, 650 मिलता। कितना मिलता भाई, पूरा रेवेन्यू 650 का मिलता। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा सबको। यदि पूरी 13 के 13 कारें क्या होती, छोटी कारें होती। अच्छा पूरा हमारा कलेक्शन कितना हुआ है, 920 का। तो बच्चों जो डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर कितने का हो रहा है, माइनस करेंगे हम लोग, कितने का आएगा, 270 का। कितने का आएगा, 270 का। अब एक बात समझो, 270 का जो डिफरेंस आ रहा है, क्यों आ रहा है 270 का डिफरेंस, इसलिए आ रहा है क्योंकि कुछ बड़ी कारें भी थी। हमने यदि सबका किराया 50 मान लिया तो हमने ये तो 50 लिया ही लिया, हमने इस 80 में से केवल 50 लेके ही सॉल्व किया। मतलब हमने इसका कम कितना कर दिया, 30 कम कर दिया। तो 30 कम करोगे तो आपका खर्च भी तो फर्क पड़ेगा। तो 30 कम करने पर, एक कार पे 30 कम करने फर्क कितने का पड़ा, पूरा 270 का। इसका मतलब बड़ी कारों की संख्या कितनी रही होगी, 9 रही होगी। ये डायरेक्ट हम लोग कर सकते थे, बट फिर भी मैं आपको बार बार इन तरीकों पर ना लेकर, मैं इन तरीकों पर इसलिए लेकर चल रहा हूं मैं, ताकि मैं आप सबको समझा पाऊं। समझाना सबसे पहले जरूरी है, ठीक है ना बच्चों। में एक बार फिर से रिपीट करता हूं शॉर्ट ट्रिक मैंने क्या बताया। देखो मैंने मान लिया छोटी बड़ी कारें सबका रेट कितना है, ₹50। तो टोटल हमारा रेवेन्यू कितना होगा, ₹650। लेकिन रेवेन्यू हुआ कितना, $920। तो डिफरेंस हमारा कितने का, 270 का। और एक कार पे डिफरेंस कितने का बन रहा है, बड़ी कार पे 30 का। तो 270 का डिफरेंस बनने का मतलब बड़ी कारों की संख्या कितनी होगी, 9 होगी। यही पूछा गया था, ठीक है। बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले स्लाइड पर, और ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। अभी कुछ देर पहले जो क्वेश्चन समझाया वैसा क्वेश्चन ये भी दिया गया है। आप सब लोग इसको पहले ट्राई करिए, सभी लोग। ठीक है, सभी लोग आप लोग इसको ट्राई करके पहले बताइए, फिर हम लोग आगे सीखते हैं क्या करना है भाई। देखिए कह रहा है कि यहां पर x क्या है,
y के इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब व्युत्क्रमानुपाती है। बच्चों अभी कुछ देर पहले मैंने बताया कि x इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब 1/y, यही मतलब होता है भाई। ठीक, तो x जो होगा बराबर होगा किसी कांस्टेंट वैल्यू k के साथ k/y, ये इसका मतलब होता है। ठीक, कह रहा है कि y बराबर जब 7 है, y बराबर 7 है तो x का मान कितना है, 5 है। ये क्वेश्चन में दिया गया। यदि y का मान 7 करोगे बच्चों तो x का मान आ रहा है 5, 5 पुट कर दो k/7। यहां से बच्चों k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35 आ जाएगी। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35 आ जाएगी। ठीक, अब यदि k की वैल्यू 35 आ गई तो हमारा स्टेटमेंट हमसे पूछ क्या रहा है, तो x का मान बताओ जब y का मान कितना हो, 90 हो। हम लोग इस वाले स्टेटमेंट में क्या करेंगे, फिर से पुट करेंगे, x का मान बताना है, k की वैल्यू 35 आ गई है और y का मान कितना करना है, 90 करना है। सॉल्व करो भाई, 5 से करोगे 7 आएगा, 5 से करोगे 18 आएगा, तो x का मान बच्चों कितना आएगा, 7/18। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगले स्लाइड पर आते हैं बच्चों, और ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। ठीक, कह रहा है क्वेश्चन 4800 रुपए को पी क्यू आर के बीच इस प्रकार डिवाइड करना है कि, बच्चों ध्यान देना, 6 टाइम्स किसका, पी का, देखो लिखा हुआ है कितना, 3 टाइम्स किसका, क्यू का, और ये बराबर किसका हो जाए, 8 टाइम्स किसका, आर का। ये सब बराबर होना चाहिए, क्वेश्चन कह रहा है, हमने ऐसे बराबर कर दिया। ठीक, बराबर करके अब आप एक काम करें, सबसे पहले पी, क्यू और आर का रेशो निकालो। बच्चों ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन में रेशो निकालने का जो तरीका होगा, क्या करोगे, 6, 3 और 8 का आप अपने मन में एलसीएम सोचोगे। एलसीएम कितना आएगी, 24। इस एलसीएम को डिवाइड करोगे 6 से तो P का मान आएगा 4। एलसीएम को डिवाइड करोगे 3 से, Q का मान आएगा 8। एलसीएम को डिवाइड करोगे 8 से, R का मान आएगा 3। याद रखिएगा, रेशो निकालने का ये तरीका हुआ। हमने पी क्यू आर का तीनों का शेयर का रेशो निकाल दिया, तो टोटल शेयर बच्चों हमारा कितना हो गया, 12 और 3 15 यूनिट, 15 किलो दी गई कितनी, 4800। ठीक है, हमसे किसका पूछा गया, आर का हिस्सा, आर मतलब 3 की वैल्यू। तो भैया 3 की वैल्यू कितना होगा, 4800 इंटू हम लोग कर देंगे 3 अपॉन कर देंगे 15, 3 से डिवाइड करोगे 5, 5 से डिवाइड करोगे 5 से 9 12 45, इसके बाद 6 और 0 मतलब आंसर 960, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद है सबको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। एकदम आसान क्वेश्चन, बस रेशियो आपको सही करना था। ठीक है, आते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे, और ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन भी वही कुछ कार वाले क्वेश्चन की तरह ही देखो दिख रहा है। कह रहा है थिएटर में एक थिएटर ने एक संगीत कार्यक्रम के लिए 500 टिकट बेचे। वयस्कों के लिए जो टिकटों की कीमत है $20 और बच्चों के लिए कितना भाई, $12 है। ठीक है, और पूरा राजस्व जो है $8000 इकट्ठा हुआ है। तो पूछा गया कितने वयस्क टिकट बेचेगा। ठीक है बच्चों, अब ये हम लोग का क्वेश्चन है, हमें समझना है इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए कि ताकि हमारा क्वेश्चन आराम से बन जाए। ठीक, एक काम करिए, देखो यहाँ पर बच्चों की कीमत कितनी है, ₹12 है। ठीक है ना, बच्चों का रेट कितना है यहाँ पे टिकट का, ₹12 है। हम ऐसा करते हैं, सबका रेट ₹12 लगाते हैं। ट्रिक से बता रहा हूं मैं फिर से, सबका रेट 12 लगाओगे तो टोटल कितने हैं, 500 लोग हैं, तो 500 इंटू 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल $6000 हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में पूरा डॉलर कितना है, 8000। तो ये जो डिफरेंस आया कितने का, 2000 का। ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने जो वयस्क थे उनके भी टिकट का रेट कितना लगा दिया, 12 लगा दिया, बट उनका लगाना कितना था, 20। हमने उनके रेट में कमी कितने की भाई, 12 लगाया, लगाना था 20। इसका मतलब रेट में कमी कितने की, 8 की कमी की। मतलब 8 से फर्क पड़ा कितने का, 2000 का। 8 से डिवाइड करिए, 8 से डिवाइड करेंगे 25, 250। मतलब वयस्कों की संख्या कितनी थी, 250। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। बच्चों ये ट्रिक से मैंने बताया, आप चाहे तो इस क्वेश्चन में एलिगेशन लगा सकते हैं। यदि आपको एलिगेशन आता है तो एलिगेशन लगाइए, या एक्स मान के करिए, या जो मैंने आपको ये बताया, कई तरीके हैं करने के। लेकिन मैंने आपको कुछ देर पहले ऐसा ट्रिक बताया था, इसलिए मैंने आपको फिर से वैसा ही रिपीट किया। उम्मीद करता हूं सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बच्चों हम लोग आते हैं अपने अगले स्लाइड पर, और ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। फिर से वही यूनिवर्सली वाला क्वेश्चन, जानबूझ के मैं 2-3 क्वेश्चन डाला था ताकि आप लोग ये वाला क्वेश्चन जो डाउट होता बच्चों का कंफर्म हो जाए। देखो फिर से कह रहा है एक्स वाई के क्या है, इनवर्सली है। तो एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, वाई के। फिर आप सेट करोगे कि एक्स जो है किसी कांस्टेंट के साथ बराबर आ जाएगी वैल्यू। ये हमारा इक्वेशन आ गया भाई। क्या कह रहा है, y बराबर जब 5 होगा
तो भैया जब y बराबर 5 होगा तो x का मान कितना दिया है, 2 दिया है, तो यहां से k का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 10 आ जाएगा। सबको समझ में आ गया होगा। फिर कह रहा है कि फिर से x का मान बताओ जब y बराबर कितना हो, 41 हो। ठीक है, तो हम तुरंत कर देंगे, x का मान बताना है, k का मान हमने 10 निकाला है और y का मान कितना दिया, 41, तो आंसर कितना हो गया, 10/41, ऑप्शन नंबर बी। सेम क्वेश्चन तीसरा था, ताकि आपको सेम टाइप का मैंने जानबूझ के कराया, क्योंकि इस टाइप वाले क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने आपको पहले करा दिया ताकि इसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं आप सब लोग को ये समझ में आ गया होगा बच्चों। तो इसके बाद हम लोग जो है आपके साथ बच्चों एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये वाला जो कि आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, ये आप लोग का एज अ होमवर्क रहेगा और बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, आप सभी लोग इस क्वेश्चन को कमेंट करके आंसर देंगे। ठीक है बच्चों, और इसी क्वेश्चन के साथ हम लोगों ने अपना रेशियो पूरा कंप्लीट कर दिया, रेशियो हमारा खत्म हो गया। और अगली क्लास में अगला टॉपिक कौन सा होना चाहिए आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, ताकि अगला टॉपिक क्या होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्लास को किया जाएगा। ठीक है, और ये बच्चों आप लोग का होमवर्क है, और इसके साथ हम लोग का रेशियो का जितना भी क्वेश्चन आया था आपके इस 24 के एग्जाम में रेलवे में, चाहे वो एलपी का हो, टेक्नीशियन का हो, जेई का हो, सारा क्वेश्चन मैंने आपको कवर करा दिया, सारे टाइप का। याद रखिएगा, आपका अगला जो एग्जाम होने वाला है एनटीपीसी चाहे ग्रुप डी हो, हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए आप सभी लोग इन सारे क्वेश्चन से गो थ्रू जरूर हो जाइएगा, सॉल्व जरूर करना, पूरी क्लास करना। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं सबको सेशन समझ में आ गया होगा, सबको अच्छा लग रहा होगा। तो सब लोग भैया वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि और बच्चे भी क्लास में जुड़े, और सभी लोग कमेंट वगैरह करते रहो कि भैया कैसा क्लास लग रहा है आपको, सही लग रहा है, कमेंट कर दिया करो। और साथ में ये जो आपको मैंने होमवर्क दिया आप लोग इसका भी कमेंट करेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक का भी आप लोग कमेंट करेंगे कौन सा पढ़ना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, तो फिर थैंक यू आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, गुड बाय।